भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे आज की ताज़ा खबरों की, जी हाँ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की। क्या कहता है आज का कोरोना का आंकड़ा, क्या स्थिति है हमारे देश में इस वक्त संक्रमितों की और कितने लोग स्वस्थ हुए, कितने लोगों की मौत हुई, ये सभी बात करेंगे हम शो के जरिए। तो बात कर लेते हैं पहले हम आज के कोरोना के आंकड़े की, यानी कि 20 जुलाई को क्या आंकड़े हैं, कितने संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटों में। इसकी बात करें तो पिछले 24 घंटों में 40,425 लोग कोरोना संक्रमित मिले। आंकड़ा लगातार 3 से 4 दिनों में जिस तरह से बढ़ता हुआ आया है, 35,000 36,000 न होके डायरेक्ट 40,000 पे पहुंचा और ये 40,425 का आंकड़ा पिछले 24 घंटों का है। बात कर लेते हैं मौत के आंकड़ों की, तो 681 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। अब बात करें अगर रिकवरी रेट की, तो कितने लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं, 22,664 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम अब तक क्या स्थिति रही है, शुरू से लेके अब तक हमारे देश में, भारत में कितने लोग संक्रमित हुए हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, ये आंकड़ा देख लेते हैं। तो 11,18,043 लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 3,90,459 लोग संक्रमित अभी भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बात कर लेते हैं अब कितने लोग स्वस्थ हो चुके हैं, तो यह आंकड़ा है 7,87 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ये आंकड़ा भारत में। रिकवरी रेट की तारीफ तो WHO की तरफ से भी की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से लोगों को स्वस्थ करना एक चुनौती साबित हो रहा था। तो भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या है, संक्रमितों की संख्या है और उसके बाद अब रिकवरी रेट अगर देखा जाए तो ये वाकई में तारीफ काबिल है। लेकिन अगर अब तक मौत के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 27,497 तक पहुंच चुका है। राज्यों के अनुसार अगर बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमित आंकड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से अगर बात कर लें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआत कर लेते हैं अब आज की खबरों से, ताज़ा खबरों से शुरुआत करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम जो सबसे काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो बात कर रहे हैं खबर की, राजस्थान सरकार को लेकर। तो ये खबर आज की ताज़ा खबर में बात करें तो अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई आज, विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में गहलोत। इस तरीके से राजस्थान सरकार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो संग्राम देखा गया, उसको लेकर खबर। अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई आज, विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में गहलोत। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच आज बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। तो गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के विधायकों पर अपनाने के बाद कांग्रेस के विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट थे उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो उस वक्त नहीं गए थे। लेकिन अब देखने वाली बात है, जिस तरीके से बर्खास्तगी की जो खबर आई, फिर उसके बाद कई इल्ज़ाम लगे सचिन पायलट के ऊपर, लेकिन आज अगर अयोग्यता नोटिस पर सुनवाई होगी तो क्या रिजल्ट आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर की बात कर लेते हैं, आज क्या ताज़ा है। और पहली खबर हमने आपको बताई। अब और खबरों की बात करें तो पहली तिमाही में सोने का आयात 94% गिरा, चांदी का आयात भी 45% घटा। तो इस खबर की बात कर लेते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून 2020 में सोने का आयात 94% से गिरकर 68.8 करोड़ डॉलर या करीब 5,160 करोड़ रुपए मूल्य कर रह गया है। पिछले वित्त वर्ष के समान ही तिमाही में पीली धातु का आयात 11.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 86,250 करोड़ रुपए का मूल्य रहा है। तो इस तरीके से सोने की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल में जो 94% से गिरकर सोने का आयात 68.8 करोड़ डॉलर रह गया, यानी कि
5,160 करोड़ रुपए। बात कर लेते हैं अब हम राष्ट्रीय खबरों की, कुछ नेशनल खबरों की, जिनमें से हम एक खबर की बात कर चुके हैं पहले ही, कोरोना के आंकड़े की, जैसे कि पिछले 24 घंटों में कितने संक्रमित मिले, वो खबर पहली है। और दूसरी खबर की अगर बात करें तो मणिपुर में लाखों रुपए के ड्रग्स के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके की, जहां एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की खबरें लगातार आती ही रहती हैं। बात कर लेते हैं अब हम शिक्षा समाचार की। तो क्या कहते हैं आज के शिक्षा समाचार, वो आपको बता दें। IIT JEE एडवांस प्रवेश परीक्षा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, 27 सितंबर को होगी परीक्षा। तो किस तरीके से ये परीक्षा की तारीख तय की गई है, बता दें आपको। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश भर के प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली इस वर्ष की JEE एडवांस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की सोशल मीडिया पर खबरों का खंडन किया है। संस्थान ने रविवार 20 जुलाई 2020 की शाम को, बता दें कि किस तरीके से अगर बात कर ली जाए, रविवार को ही जो अनाउंसमेंट की गई और आज जो 20 जुलाई के लिए कहा गया है कि आज की शाम को आधिकारिक जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया है। और आज की शाम में एक और नोटिस भी जारी किया जाएगा। हालांकि रविवार की शाम को जो नोटिस जारी किया गया उसमें कंफर्म भी किया गया कि IIT JEE एडवांस 2020 सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। वहीं अब बता दें आज की खबर के अनुसार ये एग्ज़ाम 27 सितंबर तारीख तय की गई है, तब होगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9,638 नौकरियों के लिए आवेदन कल हो रहे हैं समाप्त। तो IBPS RRB 2020 को लेकर, जहां एक तरफ कोरोना काल में लोग डरे सहमे हुए बैठे, वहीं अब लोगों के लिए मौका, जो अपनी तैयारियां कर रहे थे उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से IBPS और RRB को लेकर परीक्षा की तारीख और एडमिशन, जो प्रवेश को लेकर अप्लाई करने की जो तारीख है वो इसमें दी गई है। किस तरीके से IBPS ने ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 के कुल 9,638, माफ़ कीजिएगा, 9,638 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन 30 जून 2020 को जारी किया था। जिन उम्मीदवारों ने IBPS RRB 2020 के लिए अभी पंजीकरण नहीं किया है, वो IBPS के एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। तो पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें, जिस तरीके से हमने पहली खबर की शुरुआत की थी राजस्थान सरकार को लेकर, अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान में कांग्रेस ने बसपा के साथ जो किया उससे जायज़ है मायावती की पीड़ा। तो पूरी खबर बात करेंगे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बसपा सुप्रीमो मायावती की मांग पर भाजपा की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजस्थान में बसपा के साथ कांग्रेस ने जो किया उससे मायावती की पीड़ा जायज़ है। भाजपा फिलहाल राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रही। तो मायावती, जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो कहना है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहीं भाजपा की तरफ से जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है कि मायावती को जो कांग्रेस ने पीड़ा दी है जायज़ है, वो जो कह रही हैं वो उनकी तरफ से जायज़ है, लेकिन इस पर कोई भी हामी नहीं भरी गई है भाजपा की तरफ से। भाजपा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू रहे। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो अयोध्या में 5 को PM नरेंद्र मोदी करेंगे श्री राम मंदिर का भूमि पूजन। जहाँ 5 तारीख यानी कि 5 अगस्त की अगर बात कर ली जाए तो 5 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी अयोध्या में होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर, उसकी स्थापना की शुरुआत होगी। जो जन्मभूमि तीर्थ की बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने राम नगरी में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के
भूमि पूजन की जो अनाउंसमेंट की है वो अब उसको वहाँ पर पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें किस तरीके से 5 अगस्त की अगर खबरें आ रही थी सामने तो साफ कहा गया था कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर हों, लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर होंगे और श्री राम भगवान का जो मंदिर बनने वाला है भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में होने वाला है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो वेंकैया नायडू बोले कोविड-19 प्रबंधन की हो रही है संसदीय समीक्षा, मानसून सत्र शुरू करने से पहले प्रक्रिया जारी कर दी गई है। तो जो खबर है इसके बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि संसदीय समितियों ने संसद सत्र स्थगित होने के 3.5 महीनों में ही कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की समीक्षा शुरू कर दी है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इससे कम समय में संसदीय समितियों की बैठक आयोजित करना संभव नहीं है और ना ही था। महामारी के समय मीडिया की भूमिका की प्रशंसा करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में वेंकैया ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है और मैंने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय समितियों की बैठकों और संसद के मानसून सत्र को लेकर अब तक कई बैठकें की हैं। संक्रमण से बचने के लिए ज़रूरी शारीरिक दूरी के मानदंड को देखते हुए संसदों के बैठने की व्यवस्था की विस्तृत विचार विमर्श और योजना आवश्यक है। तो इस तरह की ये खबर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो चीन मामले में कांग्रेस की मांग, पीएम बताएं चीनी अतिक्रमण पर सरकार की रणनीति। रणदीप सुरजेवाला का कहना कि अब सरकार की क्या रणनीति है चीन के अतिक्रमण को लेकर। खबर की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस ने चीन के मामले में सरकार की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम ये सुनिश्चित करें कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं और चीन ने लद्दाख के दौलत बेग, ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर में अतिक्रमण और निर्माण रोक दिया है। बता दें कि इस तरीके से अगर चीन की तरफ से जो हरकतें देखी जा रही थी उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद एलएसी का दौरा करके आए थे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए। अब बता दें कि किस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पुष्टि करें और जवाब दें कि क्या भरोसा है कि जो चीन की तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा था वो रुक गया है, जो निर्माण कार्य किया जा रहा था और सेक्टर में जो अतिक्रमण था वो रोक दिया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो बात करेंगे अब बिजनेस से जुड़ी खबरों की। जिस तरीके से अब भी हमने बात की राजनीति की खबरों की, बात की हमने पढ़ाई से जुड़ी खबरों की, शिक्षा समाचार की। अब बात कर लेते हैं हम कुछ बिजनेस से जुड़ी खबरों की। तो सोने से जुड़ी खबर हमने आपको पहले बता दी। अब अच्छी खासी बढ़त के साथ खुला बाजार। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में सबसे ज़्यादा उछाल आई। खबर के बारे में बात कर लेते हैं हम। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को अच्छी खासी बढ़त के साथ खुले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 389 अंक की बढ़त के साथ 37,409 पर खुला है। इस तरीके के ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा उछाल रही है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल। कितना रुपए महंगा हुआ है, कितना पैसे महंगा हुआ है, ये आपको बताते हैं। देश में डीजल की कीमतों में सोमवार को उछाल आया है। हालांकि पेट्रोल की कीमतें अभी भी स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल की जो कीमतों में 29 जून से कोई भी अब तक बदलाव नहीं आया, स्थिर है। 29 जून से ये कीमतें। तेल कंपनियों ने डीजल के भाव में सोमवार को करीब 12 पैसे की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल का भाव अपने पुराने स्तर 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। और वहीं बात कर ले डीजल की, तो भाव 12 पैसे की बढ़त के साथ 81 रुपये 64 पैसे
प्रति लीटर पर आ गया है। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज़्यादा हो गई, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिले। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो अलग अलग ढंगों से प्रदर्शन करती रही है, लेकिन अगर प्राइसेस की बात की जाए तो वाकई में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के प्राइस इस बार इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जनता भी शॉक्ड है क्योंकि डीजल की कीमतें जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि पेट्रोल की कीमत अभी भी 29 जून से लगातार स्थिर बनी हुई है। देखने वाली बात होगी कि कब ये सब नियंत्रित होता है, क्योंकि जनता को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं अब हम अगली खबरों की। किस तरीके से आज से ग्राहक बनेंगे किंग, मिलेंगे कई और अधिकार। कानून में कुछ बदलाव हुए, क्या बदलाव हुए ये आपको बता दें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। तो PIL जिसमें अब ऑनलाइन शॉपिंग भी शामिल कर दिया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वाली कंपनियों पर जुर्माने और जेल का प्रावधान। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बदलाव किया गया है। जिस तरीके से आप बता दें आपको, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ही कुछ बदलाव किए गए। साथ ही साथ और भी जो बदलाव होते हैं वो धीरे धीरे सामने आते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना काल में ज़रूरी ये है कि जो बदलाव हैं उसके साथ साथ हम कैसे आगे बढ़ें, उस पर हम कैसे फोकस करें, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनको पालन करना ज़रूरी है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।